हम लोग का अब नया टॉपिक है ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र। नया टॉपिक का क्या नाम है जी? तो ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो का घोषणा पत्र। यहाँ पर ब्रिक्स जो है 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का आयोजित हुआ है। नेताओं ने आर्थिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना शीर्षक था इसका। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ 17वां, इसका क्या कहते हैं शीर्षक क्या था जी? तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। यहाँ पर कहाँ पर हुआ जी? तो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यह जो था ब्रिक्स के सभी 11 पूर्ण देश, 11 पूर्ण सदस्य देश, 10 साझेदार देश, इसके अलावा 8 आमंत्रित राष्ट्र और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक ऐसा विश्व का मतलब कि अभी तक का ब्रिक्स का सम्मेलन तो अब तक 16 तो हो चुका है, 17वां था, लेकिन इसमें पहला क्या था जी? तब पहले बार था जब 11 सदस्य एक साथ में एक जगह टेबल पर बैठ गए। 11 देश सभी के सभी शामिल हुए थे। एक भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि अनुपस्थित रहा हो। जैसे कि जब 2024 में पाकिस्तान में हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर विदेश मंत्री गए थे, लेकिन इस बार सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और 10 साझेदार देश भी पहुंचे थे और 8 अन्य आमंत्रित देश भी पहुंचे थे। ये काफी महत्वपूर्ण इस बार था रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र। अब इसके बारे में दे रहा है नया सदस्य कौन बना था जी इस बार? तो इस बार नया सदस्य इंडोनेशिया शामिल हुआ था। नए साझेदार देश का समावेशन, वियतनाम का समावेशन करने की बात कर दी गई कि वियतनाम भी शामिल होगा। कजान शिखर सम्मेलन 2024, कजान शिखर सम्मेलन 2024 जोड़े गए ब्रिक्स साझेदार देश। 2024 में कौन कौन जोड़े गए थे? तो बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, साझेदार देश हैं ये सब, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये सब के सब साझेदार ब्रिक्स साझेदार देश के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इसमें रोगों के उन्मूलन हेतु साझेदारी की शुरुआत की गई। निर्धारित रोगों के उन्मूलन हेतु साझेदारी की शुरुआत की गई, जिसको SDGs बोला जाता है। 5 मुख्य सिद्धांतों को लॉन्च किया गया। 5 सिद्धांत थे जी। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत था जी? तो 1 नंबर होगा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां और पहुंच। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां और पहुंच पहला था। दूसरा नंबर था रोग निर्धारकों पर समग्र समाज की कार्यवाही, रोग निर्धारकों पर समग्र समाज की कार्यवाही, अनुसंधान एवं विकास। तीसरा नंबर था क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तीसरा नंबर था क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। चौथा नंबर संधारणीय और अभिनव वित्त पोषण, संधारणीय और अभिनव वित्त पोषण चौथा नंबर का था। और 5वां नंबर का वैश्विक व्यवस्था और SDG के अनुरूप ये सभी के सभी मांगे उठाई गई थी। 5 सिद्धांत रखे गए थे इसमें। और ब्रिक्स नेताओं का AI ग्लोबल गवर्नेंस घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। AI ग्लोबल गवर्नेंस घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें डिजिटल संप्रभुता, डाटा संप्रभुता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क की घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया है। अर्थात जलवायु पर नियंत्रण के लिए, मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया और उस पर काम करने के बाद उसका पुनः से मूल्यांकन करने की बात की गई। 5 वर्ष काम करेंगे, उसके बाद से मूल्यांकन किया जाएगा, उसके अनुसार फिर से योजना तैयार की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण पहल है। 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। और इसके बाद से है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड का जी। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड, जिसको TFF बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड। यह TFF को उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण जुटाने की एक नई व्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए TFF का गठन किया गया है। इस गठन की शुरुआत UAE, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 में ही बात की गई थी। TFF की बात लाने के लिए तो COP28 में ही आया था। $4 बिलियन के जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना जी? $4 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी की घोषणा जो है ब्राजील में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषक बैठक के दौरान की गई थी। 15वीं ब्रिक्स कृषि बैठक के दौरान की गई थी। ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक जो थी 2025 में घोषणा पत्र अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, AI एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई? था AI एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, 1 नंबर ये था। दूसरा नंबर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड अ जस्ट ट्रांजिशन। तो दूसरा नंबर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर, मतलब कि विश्व पर और तुरंत तबादला कर जाने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का। उसके बाद से ILO ने भी श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया। ILO ने भी इसका समर्थन किया है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जस्ट ट्रांजिशन का ILO ने भी समर्थन किया है। अब देख लेते हैं ब्रिक्स। यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पारंपरिक जानकारी ले लेते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में पारंपरिक जानकारी, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने शब्द दिया था। शब्द किसने दिया था? 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने इसका दिया था। उभरती आर्थिक 5 महत्वपूर्ण देशों को एक साथ मिलाने की बात की थी।
उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन में ही, अब देखिए G8 का जो शिखर सम्मेलन चल रहा था, जो वर्तमान में G7 हो चुका है, जी उस समय का है जी, G8 उस समय कहा जा रहा था जी, तो उस समय रूस भी शामिल था। रूस तो 2014 में ना रूस G7 हटा था, तो 2008 में 2006 में तो रूस तो शामिल था G7 में, तो G8 कहा जाता था। वहीं पर शिखर सम्मेलन हो रहा था, और वहीं पर 2009 में रूस में आयोजित सबसे पहले मतलब कि यहीं पर बात उठा, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कहा कि ऐसा संगठन होना चाहिए, और 2009 में रूस में आयोजित कर ही दिया गया। 2006 में पूरी तरह से बात उठी विभिन्न देशों के बीच, और 2009 में इसकी स्थापना कर दी गई ब्रिक्स की। 5 मूल सदस्य थे कौन सी, तो B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, और C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका, या फिर दक्षिण अफ्रीका कहें, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स 5 देश शामिल हो गए। नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल है। और इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य देश बना है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य, ब्रिक्स का सदस्य इंडोनेशिया ही बना। इससे पहले कोई भी दक्षिण पूर्व एशिया का सदस्य शामिल नहीं था उसमें। यहाँ पर सऊदी अरब ने अभी निर्णय नहीं दिया है कि हम शामिल होंगे कि नहीं। उनको बुलाया तो गया था, लेकिन शामिल नहीं हुए थे सऊदी अरब। और यहाँ पर साझेदार देश कौन है, जैसे बेलारूस, यहाँ पर ब्रिक्स के साझेदार बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, ये सभी देश शामिल हैं। सचिवालय का कोई सचिवालय का अस्थायी कोई सचिवालय नहीं है। जो देश अध्यक्षता करता है वही सारा काम देख लेता है। और ब्रिक्स के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है, तो ब्रिक्स के द्वारा की गई कई सारी महत्वपूर्ण पहलें हैं, जिनमें से एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB बोला जाता है। 2014 में इसका मुख्यालय संघाई में स्थापित किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में संघाई में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना एवं सतत विकास को वित्तीय संसाधन प्रदान करना। इसमें ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के बीच वोटिंग शेयरिंग का समान वितरण है, अर्थात वोट भले ही न्यू डेवलपमेंट एक लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक के विपरीत। IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या होता है जी, तो वहां पर जो होता है, जो जितना बड़ा शेयर देता है उसको उतना ज्यादा मत देने का अधिकार मिलता है। अर्थात मान लीजिए कि अमेरिका का वर्ल्ड बैंक में ज्यादा हिस्सेदारी है, मान लीजिए 17% उसका 17% उसने पैसा दिया है, तो मान लीजिए कि विश्व भर में 100 वोट है, तो अमेरिका एक अगर वोट यहाँ या ना कर दे तो 19 कितना वोट मिल जाएगा जी, तो 17 वोट मिल जाएगा अकेले अमेरिका के। और भारत के पास मात्र 2.7% वोट है, अर्थात भारत एक वोट देगा तो वहां पर मूल्य कितना होगा, 2.7 ही होगा, 2.7 ही वोट माना जाएगा, और अमेरिका का 17 माना जाता है। लेकिन वहीं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में चाहे कितना भी पैसा लगा दीजिए, वोट का मूल्य एक ही रहने का बात की गई है। इसका भी जन्म NDB का भी जन्म 2014 में फोर्टालेजा के छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था। फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बात, जानकारी इसके संदर्भ में है। यहाँ पर कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जिसको CRA बोलते हैं, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज, इसकी शुरुआत रूस ने की थी। एक निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए ब्रिक्स के भीतर एक खाद्यान्न व्यापार मंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रयास में खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी। अब देख लेते हैं ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल जो की है, यह ब्रिक्स पे के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स पे आपस में ब्लॉकचेन तकनीकी के आधार पर भुगतान सेवा को शामिल किया गया है इसमें। ब्रिक्स पे जिसको बोलते हैं, अर्थात भारत का कोई व्यक्ति है जो कि रूस में रहता है, और उसको रूस में जाकर रहता है, और रूस में उसे पैसे पेमेंट करने हैं, तो वह पैसे को आसानी से पेमेंट कर सके, किसी से वो उसको एक्सचेंज न करना पड़े, मुद्रा को एक्सचेंज न करना पड़े, वो डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सके रूस में जाकर, तो उसी के लिए लाया गया है ब्रिक्स पे। और इसी का ही ब्रिक्स का ही एक भाग है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में जी, तो ब्रिक्स का ही एक भाग है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है। इसके संदर्भ में ट्रेडिशनल जानकारी जो है, यहाँ पर अल्जीरिया जो था न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया। अब देखिए ब्रिक्स द्वारा ही बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट किसके द्वारा बनाया गया है जी, तो ब्रिक्स द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसका 9वां सदस्य कौन बना है, अल्जीरिया बन गया है। इसका मुख्यालय संघाई में है। NDB का मुख्यालय कहाँ पर है जी, तो संघाई में है। 2015 में इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने आपस में मिलकर कर दिया था, किसी और ने नहीं किया था। बहुपक्षीय विकास बैंक है यह। इसका उद्देश्य क्या था, उभरते बाजारों, विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसके सदस्य कौन कौन है जी, तो ब्राजील है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया इसके सदस्य हैं। और यहाँ पर और इसके बाद से NDB के अनुच्छेद 2 के अनुसार इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिसमें ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों सदस्य। अब उरुग्वे को संभावित सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उरुग्वे को संभावित सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है NDB का।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उरुग्वे को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा मंजूरी दे दी गई, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सेशन जमा करने के बाद इसे दर्जा दिया जाएगा। अर्थात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इधर से मान्यता मिल चुकी है, अब वो अपना या कहें कि स्वीकृति पत्र जब वह लिख कर दे देगा तब वह भी उरुग्वे भी पूर्ण सदस्य बन जाएगा एनडीबी का। पूंजी और शेयरधारिता, इसकी स्थापना $100 बिलियन से की गई थी। कब कैसे की गई थी? तो $100 बिलियन की पूंजी से। सभी 5 संस्थापक सदस्यों ने $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी है। $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी है। और इसके मतदान शक्ति जो है, सदस्यों को संयुक्त मतदान शक्ति कम से कम 55% होगी। संस्थापक सदस्यों को 55% मतदान की शक्ति दे दी गई है। अर्थात जो 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इनको कितने ये इनका कुल मत कितना होगा? तो 55%। अन्य कोई भी देश जो है यदि अपना पैसा शेयर देता है इसमें, तब उसको, और सभी देश मान लीजिए कोई 100 को देश फिर से दे दिए, 100 को अलग देश दे दिया इसमें एनडीबी में पैसा, तब भी वो कितना मत देंगे? तो 45% देंगे। और 55% मत कौन देगा जी एनडीबी में? तो वो केवल 5 ही देश मिलकर दे देंगे। तो इसको ध्यान में रखने वाला है। अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थान जो कि इसी से जुड़े हुए हैं, एशियाई विकास बैंक, इसके आसपास ही है, एनडीबी से जुड़े हुए हैं। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तब फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और ये जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए लाया गया था इसको मनीला में। इसमें 69 क्षेत्र, 50 एशिया प्रशांत क्षेत्र के 69 देश शामिल है या फिर 69 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 50 जो है एशिया प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हैं, जिसको कहेंगे तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हैं। और 19 जो है विश्व के अन्य क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि इजराइल ले लीजिए, ये फिर एशिया में तो आता है लेकिन प्रशांत क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी यह जो है सदस्य बन चुका है। भारत भी इसका सदस्य है एशिया एडीबी का। अब यहाँ पर दूसरा नंबर संगठन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है जी? तो बीजिंग चीन में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय चीन में है। इसकी स्थापना 2016 में ही की गई थी, जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB जिसको बोला जाता है। एशिया में वैश्विक पहुंच के साथ संधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए इसको लाया गया था AIIB। 110 अनुमोदित, 100 पूर्ण, 10 संभावित सदस्य, भारत एक पूर्ण सदस्य है। अफ्रीका विकास बैंक, अफ्रीका विकास बैंक इससे ही जुड़ा हुआ है एनडीबी से। अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोटे डी आइवरी के आबिदजान में है। कोटे डी आइवरी जो देश है उसके आबिदजान में है अफ्रीकी विकास बैंक। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, अर्थात सबसे पहले की गई थी। इसका अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करता है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहायता करता है। इसमें 54 अफ्रीकी देश और 27 गैर अफ्रीकी देश शामिल है। भारत भी अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य है। तो इसको ध्यान रखने वाला ये VVI है कि अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। भारत भी इसका सदस्य